हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मुगल प्रशासन। और मुगल प्रशासन में आज हम बात करेंगे भू राजस्व प्रणाली की, मुगलों की भू राजस्व प्रणाली। जैसे इससे पहले के चैप्टर में या इससे पहले की स्लाइड्स में या इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था मुगलों का प्रांतीय व केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे मुगलों की भू राजस्व प्रणाली। ये भू राजस्व प्रणाली, जिसको हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम कहते हैं, वास्तव में ये मध्यकालीन जो राज्य हैं उनका आधार है। जैसे हम जानते हैं कि मध्यकाल में जो अर्थव्यवस्था है, जो समाज है, वो कृषि आधारित समाज है। कृषि समाज का आधार है। समाज का लगभग लगभग 80 से 90% जो हिस्सा है वो कृषि पर आधारित है। चाहे वो डायरेक्ट कृषि पर आधारित है या कृषि पर आधारित कारखानों या उससे बनने वाली चीज़ों पर आधारित है। तो भू राजस्व का ये जब प्रश्न आता है तो भू राजस्व का अर्थ है कि भूमि से राज्य किस प्रकार लाभान्वित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यकाल में जो कृषि एक बड़े पैमाने पर राज्य की आय का एक साधन है, तो उसमें राज्य सदा तलाश करने का प्रयास करता है कि उसका भाग कितना होगा। राज्य की आय का एक मुख्य साधन के रूप में हम भू राजस्व को देखते हैं कि एक तरह से जो राज्य की आय का मुख्य साधन है वो कृषि ही है उस पीरियड में। अब बात ये आती है कि राज्य जो है कृषि या लगान या कर क्यों लेता हुआ हमें दिखाई देता है। राज्य जो है लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है और उस एवज में एक तंत्र बनाता है, और उस तंत्र को व्यवस्थित करने के लिए, उसको चलाने के लिए उसे धन की आवश्यकता है। और वो जो धन है वो लोगों से कर के रूप में प्राप्त करता है। और राज्य की आय का एक बड़ा भाग जो है हमें कर या भूमि कर के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ हम मुगलों की भू राजस्व प्रणाली पर बात करने से पहले उससे पूर्व की जो व्यवस्था है उस पर थोड़ा विचार विमर्श करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं, एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और दूसरा उससे पूर्व की राजस्व प्रणाली, मुगलों के राजस्व प्रणाली का आधार है। मुगलों से पूर्व जैसा हम देखते हैं कि राज्य कृषि उपज का या कृषि उत्पादन के एक बड़े भाग को प्राप्त करने में हमेशा ललायित रहता है। और राज्य जो है मुगलों से पूर्व जो कृषि उत्पाद का 1/2 या 1/3 भाग लेने का प्रयास करता है। इसे विभिन्न नाम दिए जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर बात एक ही है कि वो जो कृषि उत्पाद है उसका एक हिस्सा एकत्र करने का प्रयास करता है, उसे कर के रूप में लेने का प्रयास करता है। और वो हमें कभी खराज के रूप में दिखाई देता है, कभी भूमि कर के रूप में दिखाई देता है, कहीं हमें दूसरे नामों से दिखाई देता है, लेकिन है कृषि उत्पाद का एक हिस्सा। अब कर एकत्रण करने के लिए यदि हम देखते हैं कि राज्य विभिन्न अमलों या विभिन्न संसाधन इस्तेमाल करता है, जैसे राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति करता है, खजाना जो है, खजाने में किस प्रकार जो रेवेन्यू है या लैंड भू राजस्व है वो किस तरह से एकत्रित कर, इस सब का जो एक पूरी व्यवस्था राज्य करने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि राज्य के पास संसाधन अधिक नहीं है, इसलिए वो कृषि पर सबसे ज़्यादा निर्भर है, और इसीलिए वो कई बार कृषि को प्रोत्साहन देने का प्रयास भी करता है। जैसे हम जानते हैं कि मध्यकाल में जो भूमि है वो बड़े पैमाने पर बंजर पड़ी है या जिस पे कृषि नहीं
हो पा रही है, इसलिए राज्य जो है सदा उसे प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है ताकि उसका जो राजस्व है या जो उसका खजाना है वो भरे। इसलिए यदि हम देखते हैं कि राज्य जो है दूसरे एरियाज को कैप्चर करता है, दूसरे एरिया पर नियंत्रण स्थापित करता है, युद्ध कर, तो वास्तव में वो उनके उस भूभाग के किसानों से भी लगान प्राप्त करने का एक प्रयास करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस पीरियड में या मध्यकाल में राज्य अपना विस्तारवादी नीति अपनाते हैं। प्राचीन काल में भी और मध्यकाल में भी हमें ये व्यवस्था देखने को मिलती है। और चूंकि जो राज्य है वो उसका मुख्य है जो आमदनी का साधन है वो वास्तव में कृषि है, या दूसरे शब्दों में कृषि पर लगने वाला या कृषि भूमि पर लगने वाला कर है। तो सल्तनत पीरियड में हम देखते हैं या मुगलों से पूर्व जो विभिन्न जैसे बंगाल के शासक हैं, गुजरात के शासक हैं, ये सभी जो शासक हैं ये मोटे तौर पर कृषि को प्रोत्साहन देने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये प्रयास जो हैं इतने बड़े पैमाने पर नहीं किए जैसे हम यदि बात करें मुगलों से पूर्व, यदि हम बात करें अकबर के राज्य से पूर्व, हमें एक शासक दिखाई देता है जो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। उसका नाम है शेर शाह, जो लगभग 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन करता है उत्तर भारत में। और कृषि की जो आय है उसका आंकलन, उसको व्यवस्थित करने का, उसकी वसूली करने की एक नए तरीके इजाद करता है या एक नयापन लेकर आता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि वो भूमि की पैमाइश कराता है, भूमि को उपजाऊपन के आधार पर उसका वर्गीकरण करता है, उसे 3 भागों में बांटा जाता है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो किसानों से सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है कि उसे क्योंकि उसे पता है कि जो बिचौलिया है, जो कर एकत्रण करने वाले अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हैं। उस भ्रष्टाचार से न केवल किसान तंग होता है बल्कि राज्य को भी आर्थिक नुकसान होता है। जब किसान तंग है तो वो विद्रोही प्रवृत्ति अपनाते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो राज्य में अव्यवस्था फैलती है। और इसी कारण जो है शेरशाह सूरी अनेक सुधार करता है। और उसके बारे में कहा जाता है कि उसके काल में जो हैं किसान जो हैं, किसानों को थोड़ी सी राहत हम कह सकते हैं कि उसके पीरियड में हमें राहत मिली। उसके बाद हम बात करते हैं मुगल भू राजस्व प्रणाली की। जैसे मोटे तौर पर यदि हम इसके स्वरूप की बात करेंगे, भू राजस्व प्रणाली के बारे में राज्य इतने ललायित क्यों हैं, जैसे हमने भी बात की कि वो उनकी अर्थव्यवस्था का आधार है। पहला पॉइंट तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और कृषि से वो अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि वास्तव में राज्य जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कि राज्य जो है अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करता है कि उसकी बड़ा राज्य बन गया। अब वो राज्य सोचता है कि ये मेरे पास जितना क्षेत्र है, मुझे कृषि से कितनी आमदनी होगी। वास्तव में वो उसका आंकलन करने का प्रयास करता है, शुद्ध आंकलन करने का प्रयास करता है, ताकि वो उस आंकलन के आधार पर राज्य की नई नीति बना सके, विस्तार कर सके या उसमें सुधार कर सके या सड़कें बनवा सके। वास्तव में राज्य जो है आकलन के माध्यम से अपनी जो आमदनी है उसको जांचना चाहते हैं। और इसी आधार पर हम इसको भू राजस्व प्रणाली, जो मुगलों की भू राजस्व प्रणाली है, वो इसी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो आकलन के साथ साथ उसकी वसूली के किस तरह से किसानों से लगान एकत्रित किया जाए, इस पर ज़्यादा तवज्जो देता है या ज़्यादा जोर देता है। चाहे वो मुगल बादशाह अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो या औरंगजेब हो, वो वसूली
को इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मानते हैं। इसके साथ साथ वो जो वसूली की गई है उसे किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, मतलब खजाने को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, एक गांव से जहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है उसे उसका शाही खजाने में किस तरह से वो पहुंचा जाए, इसके लिए एक व्यवस्था पूरी की पूरी बनाने का प्रयास किया जाता है। और यही मुगलों की भू राजस्व प्रणाली का एक मुख्य तत्व है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि राज्य कृषि के साथ साथ अपने पूर्ण संसाधनों का आंकलन करना चाहता है। जैसे यदि उसे राज्य की आमदनी के बारे में सही सही ज्ञान होगा तो सेनाएं रख सकता है, इसके साथ साथ जो दूसरे काम हैं विस्तार कर सकता है, नई राजधानियां बना सकता है। तो वास्तव में राज्य जो है संसाधनों का आंकलन करने का प्रयास करता है कि उसके पास संसाधन कितने हैं। तो ये दो बड़ी प्रक्रिया हैं जिनकी पृष्ठभूमि में हम जो है मुगल प्रशासनिक या मुगल जो भू राजस्व प्रणाली है उसको देखने का प्रयास करेंगे। अब आता है कि भू राजस्व प्रणाली जिसे हम मुगल भू राजस्व प्रणाली कह रहे हैं वो वास्तव में है क्या। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में ये कहा था कि हमें राज्य 3 काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला सुरक्षा देता हुआ दिखाई दे रहा है, एक न्याय करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों से कर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और लोगों से क्या वो और सबसे ज़्यादा कर देने वाले लोगों में कौन है, किसान है। तो इस तरह से वो एक संगठन को निर्धारित करता है, एक संगठन बनाता है जो कर एकत्रित करे। केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर यदि हम कर एकत्रित करने के राज्य के प्रयासों के स्वरूप को देखें तो यहाँ हमें केंद्र में दीवान मिलता है, जिसको हमने पिछली स्लाइड्स में दीवाने आला जो अधिकारी है वो वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। तो इसके साथ साथ हमने देखा कि सूबों में भी अधिकारी हैं जो बड़े पैमाने पर वित्तीय आंकलन का प्रयास करते हैं और प्रांतीय दीवान उनमें सबसे प्रमुख है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी अनेक अधिकारी हैं, या जैसे हम देखें कि पूरा जो प्रांत है या जो सूबा है वो सरकारों में विभाजित है और सरकार में हमें फौजदार जो शांति व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अधिकारी है, इसके अलावा हमें अमल गुजार और वितिचकी नामक अधिकारी मिलते हैं। वितिचकी जो है वो लेखक है जो रिकॉर्ड रखता है, ठीक है ना। इसी तरह से हमें परगना लेवल पे भी अनेक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे अमील है या अमीन है, जिसका मुख्य काम वित्तीय व्यवस्था है। और वित्तीय व्यवस्था जो है उस पीरियड में हम देखते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है किसानों से लिए गए कर का। इसी तरह से हम देखते हैं ग्रामीण स्तर पर, जो स्थानीय स्तर है उसमें ग्रामीण स्तर पर हमें पटवारी दिखाई देता है और परगना स्तर पर हमें कानूनगो दिखाई देता है। पटवारी जो है वो वास्तव में किसानों के दस्तावेज हैं उसके पास, एक किसान कितने जमीन पर खेती कर रहा है। वास्तव में जो भू राजस्व प्रणाली का जो आधार है, जहाँ से सबसे पहले भू राजस्व एकत्र करने के दस्तावेज उसे मिलते हैं, वो सबसे निचले स्तर पर हमें पटवारी दिखाई देता है, जो राज्य का एक मतलब लगान एकत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे दूसरे शब्दों में या दूसरी दृष्टि से हम देख सकते हैं, पटवारी है, कानूनगो है, आमिल गुजार है, प्रांतीय दीवान है और फिर केंद्रीय दीवान है या दीवाने आला है। तो ये एक संरचना हमें दिखाई देती है जो एक तैयारी है रेवेन्यू कलेक्शन की। मतलब राज्य जो है एक पूरे के पूरा संगठन बनाता है कि वो किस तरह से जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो व्यवस्था है जिसको हम भू राजस्व व्यवस्था कह रहे हैं, जिसमें कर किसानों से लिया जा रहा है, उस कर के निर्धारण के जिसको समकालीन भाषा में बंदोबस्त कहा गया है, उसको क्या तरीके हैं, वो किसानों से किस प्रकार से कर लेगा। तो इसमें जो राज्य है अपना हिस्सा किस प्रकार से लेगा, उसमें हमें मुगल पीरियड में जो मुगल कालीन जो भारत है उसमें हमें कई तरीके से जो राज्य है ऋण लेता हुआ दिखाई देता है, या कई चीज उसमें कई
तरीकों का उल्लेख मिलता है। जैसे पहला जो उल्लेख हमें जो मोटे तौर पर उस पीरियड में मिलता है वो है बंटाई, कि राज्य जो है अपना हिस्सा जो है वो बंटाई के आधार पर किसानों से लेता है। इसमें बंटाई जो है मोटे तौर पर 3 प्रकार की है, खेत बटाई, खास बटाई और लांग बटाई। खेत बटाई में जब फसल बो दी जाती है, मतलब फसल की बुआई के बाद और कटाई से पहले खेत का हिस्सा, जब वो फसल खड़ी होती है तो उसमें से राज्य का हिस्सा अलग कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि राज्य का भाग 1/2 है तो पूरे खेत को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग की जो फसल है वो किसान अपने घर ले जाएगा और दूसरे भाग की फसल जो है किसान राज्य को सौंप देगा। दूसरे प्रकार की बंटाई हमें दिखाई देती है या जिसको गल्ला बक्सी भी कहा जाता है, वो है खास बटाई। इसमें हम देखते हैं कि जब फसल कट जाती है, जब फसल कट जाती है लेकिन वो खलिहान में पड़ी है, तो उस दौरान राज्य का हिस्सा अलग कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि किसी खेत में 100 गट्ठर हैं तो राज्य का यदि 50% हिस्सा है तो 50 जो गट्ठर हैं वो राज्य के हैं और 50 गट्ठर जो हैं वो किसान के हैं। और किसान जो उन 50 गट्ठरों का जो धन अनाज है वो अपने घर ले जाएगा और 50 गट्ठर का जो अनाज है वो राज्य को सौंप देगा। और तीसरे प्रकार की बटाई हमें दिखती है लांग बटाई, जिसमें किसान जो है भूसा को, जिसमें किसान जो है फसल से जो काटने के बाद उसकी काटने के बाद और उसका भूसा अलग करने के बाद, अनाज से भूसा अलग करने के बाद शुद्ध अनाज को खलिहान में रखेगा और उसमें से राज्य एक हिस्सा ले जाएगा, मतलब एक हिस्सा वो राज्य के पास दे जाएगा और एक हिस्सा उसके पास रहेगा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रणाली है जो मुगल पीरियड में हमें दिखाई देती है। और इसके साथ साथ हम एक और प्रणाली देखते हैं जो मुख्यतः उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र हैं उनमें नस्क एक प्रणाली है जिसमें अनुमान के आधार पर किसान से राज्य हिस्सा लेता है। और मोटे तौर पर कई बार हम देखते हैं कि परगना स्तर पर ही निर्धारित कर दिया जाता है कि अमुक परगना से हम इतना अनाज लेंगे या इतना हिस्सा हम लेंगे, या उसको नगद में कन्वर्ट कर दिया जाए कि इतना धन हम लेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम किसे आती है? यहाँ किसानों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बड़े अधिकारी जो किसान हैं उन पर अधिक डाल देते हैं और जो अपनी भूमि से वो कम जो है लगान देते हैं। तीसरा और एक इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो पद्धति कहलाती थी कनकूत की पद्धति। कनकूत में भी खेत की पैमाइश की जाती थी, लेकिन जो भूमि, जो अनाज है या जो फसल है उसे पूरी तरह से बांटा नहीं जाता था, उसमें अंदाज़ा लगा लिया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल एक खेत है, उस खेत के अलग अलग जगह से 3 बिस्वे जो हैं वो फसल काट ली जाती थी और उनसे फिर अनुमान लगा लिया जाता था और उस अनुमान के आधार पर राज्य का हिस्सा अलग निकाल दिया जाता था। इसके साथ साथ हम देखते हैं एक और अकबर के पीरियड में आईने दहसाला या जब्ती प्रणाली शुरू की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में जो उपज हुई है उस खेत में उसका औसतन निकाल देते थे और वो 11वें वर्ष का जो है उसका कर बन जाता था। यदि कोई व्यक्ति नगद में देना चाहते तो पिछले 10 सालों का जो रेट लिस्ट है, जो मूल्य है, उसका औसतन निकाल देते, उसको जोड़ा जाता था, उसका औसतन निकाल के जो है राज्य का हिस्सा निकाल लिया जाता था। तो इसके बारे में बहुत सी इस आईने 10 साल या जब्ती की बहुत सी तारीफ की है, बहुत से हिस्टोरियन ने तारीफ की है। हालांकि वी स्मिथ ने कहा है कि ये जो है प्रणाली जो है, ये आईने 10 साल है, ये राज्य के हक में थी, किसानों के हक में कम थी। इसके जो संचालक करता है या जिसको प्रवर्तक है राजा टोडरमल माना जाता था। और इसे सबसे पहले जो राजा टोडरमल जो है वो बेसिकली शेरशाह सूरी के अधीन भी काम करता है और शेरशाह सूरी के अधीन काम करने के बाद उसकी मृत्यु के बाद
उसकी मृत्यु के कई वर्षों के बाद वो अकबर की सेवा में आता है। अकबर उसे गुजरात का जो दीवान है या गुजरात में जो नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजता है, और वो गुजरात में सफल होता है। और उसके बाद ये जो आईने 10 साला है, इसे भारत के या मुगल राज्य के अनेक प्रांतों में लागू कर दिया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि राज्य कृषि का जो किसान है उससे लगान लेने के लिए बड़ा उत्साहित है या बड़ा उतारू है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि भूमि की पैमाइश करवाते हैं, ताकि इससे किसान जो हैं वो संतुष्ट रहें और उसे लगान देने में आनाकानी न करें। तो इसके लिए अकबर ने, जो अकबर के पीरियड में 2-3 प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक प्रयोग है कि भूमि की पैमाइश कराई जाती है। स्टार्टिंग के पीरियड में भी पैमाइश कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें जो भूमि नाप का जो पैमाना है वो बदल दिया जाता है, और इलाही गज, जो भूमि माप का पैमाना है वो इलाही गज इस्तेमाल किया जाता है। इलाही गज के जो लंबाई है, जैसे कहा जाता है कि वो उसके जो निर्धारित किए जाते हैं कि वो इतना होगा, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 41 या 42 उंगल का एक गज था। और इसके साथ साथ जो जरीब है, जो भूमि नापने की जो एक जरीब है, उसमें भी थोड़े परिवर्तन किए जाते हैं। और वो उसमें पहले जो बांस है, बांस को पहले जो जरीब थी, वो जो बांस के साथ साथ जो बांस के जो बांस को रस्सी के साथ बांधा होता था, लेकिन वो रस्सी जो है वो शुष्क मौसम में फैल जाती थी और जो आर्द्र मौसम होता था उसमें सिकुड़ जाती थी। तो किसानों को बड़ा नुकसान होता था या सही तरीके से भूमि की पैमाइश का आकलन नहीं हो पाता था। लेकिन अकबर ने उसमें रस्सी के स्थान पर लोहे के जो हैं वो कड़े लगवाए, और इस तरह से जो किसान है या जरीब है या जो किसान की पैमाइश है उसे ठीक करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ उसने एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया कि पहले जो भूमि नापने वाले थे उनको अलग अलग मजदूरी दी जाती थी, लेकिन अकबर ने एक बीघा या एक बीघे की भूमि की नाप के लिए एक दाम मजदूरी निर्धारित कर दी थी। इसके साथ साथ अकबर के पीरियड में हम देखते हैं कि भूमि का वर्गीकरण किया गया। जैसे सारी भूमि एक प्रकार की नहीं थी, कुछ भूमि उपजाऊ थी, कुछ भूमि कम उपजाऊ थी, कुछ भूमि बंजर पड़ी थी। तो यहाँ भूमि को अकबर के पीरियड में टोडरमल के प्रयासों से 4 भागों में बांटा गया। जैसे सबसे उपजाऊ भूमि जो साल में 2 बार फसल देती थी, जिसमें पानी की व्यवस्था ठीक थी, उसे पोजल भूमि कहा गया। उसके बाद जो सेकंड भूमि है उसे परोती भूमि कहा गया, जो साल में 1 फसल देती थी। इसके साथ साथ चाचर भूमि वो थी जो कभी कभार ही जो है वो जिस पर कभी कभार ही फसल होती थी। और उसके साथ साथ एक बंजर भूमि थी जो कृषि योग्य तो थी लेकिन उस पर खेती नहीं होती थी। तो ऐसी भूमि, ये जो भूमियां हैं 4 प्रकार की भूमि है, इन पर कर निर्धारण भी उन्हीं के आधार पर, जैसे पोजल पर अधिक है, परोती पर जब उस पर फसल बोई जाएगी तभी उस पर जो है वो कर निर्धारण किया जाएगा। तो जाप्ती सिस्टम में या टोडरमल के बंदोबस्त में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भू राजस्व जो है या कर है वो राज्य किस प्रकार लेता था। तो इसमें हमें राज्य जो है मुगल पीरियड में खासकर 2 प्रकार से कर लेता हुआ दिखाई देता है। एक, यदि किसान चाहे तो उपज के रूप में कर दे सकता था, और यदि वो नगद धन देना चाहे तो उसे वो नगद धन भी ले लिया जाता था उससे। तो यहाँ हमें जो किसानों को ये स्वतंत्रता दी जाती थी कि वो उपज के रूप में भी अपने कर का भुगतान कर सकते हैं या राजस्व का भुगतान कर सकते हैं, और नगद रूप में भी वो राजस्व का भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, कि राज्य द्वारा कितने कर की मांग की जाती है। उस समय उसे मालगुजारी कहा जाता था, कि मालगुजारी कितने कि राज्य अपना हिस्सा कितना प्राप्त करेगा। जैसे यदि हम बात करें
कि जाप्ती सिस्टम की बात करें तो डब्ल्यू.एच. मोरलैंड का मानना है कि मुगल राज्य जो है वो 1/2 भाग लेने का प्रयास करता था, 1/2 भाग लेने का प्रयास करता था। कि इतिहासकार मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राज्य जो शुद्ध कर लेने का वो 1/3 लेने का प्रयास करता था, लेकिन उसमें बहुत से अन्य कर थे जिसके कारण हम देखते हैं कि जो भूमि है या जो कर है वो किसान के ऊपर बढ़ जाता था। इसमें और बहुत से कर होते थे, जैसे सिंचाई कर है या पशुओं पर चारागाह में पशु जब चरते हैं तो उनके ऊपर कर है। तो इस तरह से ये जो कर हैं ये बढ़ जाते थे। तो अब ये जो कर हैं जो राज्य लेता है ये किस भूमि पर लगते थे? जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मुगल पीरियड में जो भूमि है वो हमें 2 प्रकार की दिखाई देती है। एक भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था और दूसरी भूमि को जागीर भूमि कहा जाता था। खालसा भूमि का जो रेवेन्यू है वो सीधा शाही कोष में जाता था, और जो अधिकारी हमने अभी गिनवाए हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो अमीन हो, चाहे वो प्रांतीय दीवान हो, चाहे वो केंद्रीय दीवान हो, ये जो अधिकारी उस भूमि से रेवेन्यू की कलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मुगल प्रशासन में या मुगल प्रशासनिक अमले में जो राजस्व विभाग था, खासकर कृषि का राजस्व विभाग था या भू राजस्व विभाग था, उसे दीवाने खालिसा कहा जाता था। और दीवाने खालिसा जो पिछली स्लाइड्स में हमने पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया है, दीवाने खालिसा का जो भू राजस्व का सबसे प्रमुख अधिकारी था, वो वास्तव में शाही दीवान या जो केंद्रीय दीवान है या दीवाने आला के अधीन होता था, और उसी जो भू राजस्व है उसके प्रति उत्तरदायी होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल प्रशासन में ये जो भू राजस्व है इसको इसके आंकलन का प्रयास किया जाता था, इससे वसूली के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। अब आता है प्रश्न कि इसका प्रभाव क्या है, कि राज्य को इससे क्या मिल रहा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि राज्य को इसके अपनी शुद्ध आमदनी का पता इस भू राजस्व प्रणाली से लगता है। राज्य जो है एक तरह से जिसका प्रयास करता है कि उसकी आमदनी जो है उसका कुल भू राजस्व कितना होगा, ताकि वो आगे की नीतियां बना सके। तो राज्य जो है ये प्रयास करता था कि भू राजस्व से कितना धन उसे मिले, इसका उसे पहले ही पता हो। दूसरा जो राज्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि राज्य जो है अपने संसाधनों को समाहित करना चाहता था, उन पर कंट्रोल करना चाहता था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जो राज्य है वो किसानों से सीधा संबंध स्थापित करना चाहता था। जो बिचौलिए थे, जैसे हम उस समय के पीरियड में देखते हैं कि जमींदार है जो राज्य और किसान के बीच में एक कड़ी है, या जिसको हम कहते हैं जो वास्तव में जिसको राज्य नज़रअंदाज या बिचौलिया समझता था और उसे हटाने का प्रयास करता था। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है या दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है राज्य का किसानों के साथ साथ राज्य जो है समय पर उनकी सहायता करने का प्रयास भी करता था। ये जैसे यदि किसी की फसल बर्बाद हुई है, यदि उनके तक सहायता पहुंचानी है, तो यदि उसके पास भू राजस्व के आंकड़े हैं तो वो उस तक मदद पहुंचा सकता था। दूसरा महत्वपूर्ण अवयव है इसमें किसान को इस भू राजस्व प्रणाली जो मुगलों ने विकसित की थी इससे क्या लाभ है। जैसा कि हमने बताया कि जाप्ती प्रणाली जो है भूमि माप पर आधारित प्रणाली थी, ये अनुमान पर आधारित नहीं थी। तो माप और अनुमान में जो शोषण का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है जब हम माप कर किसी चीज़ को लेते हैं, क्योंकि जो किसान है वो अधिकारियों से उस पीरियड में बहस करना सोच भी नहीं सकते हम बहस करने की। तो एक तरह से किसानों को अपने शोषण से इसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक छुटकारा मिला होगा। कम से कम वो स्थानीय अधिकारियों के शोषण से या जो समय के जमींदार थे उनके शोषण से कहीं ना कहीं उसे थोड़ी बहुत मुक्ति मिली होगी। तो एक तरह से, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनसे तो मुक्ति मिल गई, तो उसे जो कर है वो राज्य को देना पड़ता था। जैसे हम देखते हैं कि उसे तो कर ही देना है, चाहे उससे राज्य ले या उससे जमींदार ले।
तो उसका जो उसे वो मान के चलता था कि उसे इतना तो कर देना ही देना है, ठीक है ना। तो तीसरा और जो महत्वपूर्ण प्रभाव है इसका, यदि हम देखने का प्रयास करें समाज पर, यदि किसान खुश हैं तो वो राज्य में चारों ओर शांति है, और यदि किसान खुश नहीं हैं या किसानों के लिए राज्य ऐसा करने का प्रयास करता है कि उनको नज़रअंदाज कर देता है, तो किसान कहीं ना कहीं विद्रोही प्रवृत्ति अपना लेते हैं। और उनके इस प्रवृत्ति को या उनकी इस नाराजगी का लाभ उठाकर हम देखते हैं कि जमींदार जो हैं मुगल साम्राज्य है उसके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर देते हैं, तो जिसके कारण समाज में क्लैश उत्पन्न होते हैं। तो ये जो भू राजस्व प्रणाली है, ये वास्तव में किसानों को सहायता देने, राज्य की जो आय को व्यवस्थित करने और समाज में शांति व्यवस्था के लिए स्थापित की गई थी। मोटे तौर पर हम इसको ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो भू राजस्व प्रणाली है, ये वास्तव में माप पर आधारित है, जिसमें जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। जैसे यदि हम आईने 10 साल की बात करें तो आईने 10 साल जो है वो वास्तव में पिछले 10 साल के औसत पर आधारित पद्धति है, जो उस समय उस पीरियड में एक हम कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन तो था ही, यदि हम इसको दूसरे शब्दों में कहें।